हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 17 फरवरी 2024। देखिए, ये जो क्लास है, ये क्लासेस आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो न्यूज़ कवर कराए जाते हैं वो हॉट टॉपिक्स आपके कवर कराए जाते हैं। जो मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है वो एक वाइडर लेवल पे होती है, जहाँ पे आपको दुनिया भर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। विथ मैप्स हम लोग डिस्कस करते हैं और एक तरह से आपको सारे कंट्रीज से रिलेटेड, सारे स्टेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हुआ चलता हूँ। लेकिन उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो उसको बहुत बारीकी से मैं आपको सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूँ, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो हैं वो आपके छूटे ना और उसको बहुत अच्छे से कवर कर सके। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, ये क्लासेस जो है यहाँ पे बाइलिंगुअल में कवर कराई जाती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको बारीकी से नोट करते हुए चलिएगा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा। ये क्लासेस को अच्छे से कवर कर लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। खास करके आपके स्टेट से भी रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी और पीसीएस लेवल पे आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम करंट अफेयर्स को लेकर के नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला जो न्यूज़ है वो बेसिकली बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है। बिहार में अभी स्मार्ट ग्राम पंचायत को लेकर के यहाँ पे घोषणा की गई है। स्मार्ट ग्राम पंचायत कहाँ पे? ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। कौन से पंचायत को लेकर के बात कही जा रही है? पपरोर ग्राम पंचायत को लेकर के बात कही जा रही है और इसको स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए बात कही जा रही है। क्रांति स्टेप यहाँ पे लिया गया है डिजिटलाइजेशन करने को लेकर के। ये ग्राम पंचायत को लेकर के जो किस दिशा में होना चाहिए, ये आपका इसको स्मार्ट ग्राम बनाने के ऊपर यहाँ पे किया जा रहा है। कौन से जिला में? ये बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय जिले के पपरोर ग्राम पंचायत को यहाँ पे स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने को लेकर के यहाँ पे ये उद्घाटन किया गया है। तो एक तरह से देख सकते हैं बिहार राज्य को किस तरह से मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, स्मार्ट ग्राम के ऊपर वर्क किया जा रहा है। यानी रिमोट एरियाज में जो ग्राम पंचायत है उसको किस तरह से हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लेकर के चल रहे हैं, उसको लेकर के ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ध्यान से इसको समझिएगा। स्मार्ट ग्राम पंचायत की यहाँ पे उद्घाटन की गई है। स्मार्ट ग्राम पंचायत में आपका पीएम वानी आता है। पीएम वानी में आप देख सकते हैं वाईफाई एक्सेस नेटवर्क आपको यहाँ पे इस एरिया में इस प्रोजेक्ट के तहत लक्ष्य रखा गया है कि हम जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पे पीएम वानी के माध्यम से सेवा पहुंचाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे बेगूसराय में ग्राम पंचायतों तक पीएम वानी का विस्तार करने का बात कहा जा रहा है। पीएम वानी क्या है, अभी हम लोग उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा पीएम वानी से क्या है। लेकिन फिलहाल अभी ये समझिए, कनेक्टिविटी को यहाँ पे बढ़ाने के लिए ये पीएम वानी का यहाँ पे पीएम वानी की सेवा जो है वो यहाँ पे पहुँचाने का यहाँ पे स्टेप लिया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ठीक है, लोग इसके बारे में जान सके, इसीलिए पीएम वानी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कहाँ पे? बेगूसराय के पपरोर ग्राम पंचायत में। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सभी ग्राम पंचायतों तक ये लक्ष्य रखा जा रहा है कि पीएम वानी का सेवा जो है हम वहाँ पे पहुँचा सके। एक तरह से नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषित किया गया है। आप देख सकते हैं फाइनेंस सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फंड यहाँ पे दिया गया है किसके तहत? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत। ये किसके द्वारा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बिहार के ग्राम पंचायत मंत्री जो है वो कौन है? पहला तो ये क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए बिहार की ग्राम पंचायत मंत्री कौन है, उसके बारे में आप मुझे बताइए। फिर दूसरा, अगर मैं बात करूँ तो इसका लक्ष्य क्या है? बेगूसराय और रोहतास जिलों की 37 ब्लॉकों में 455 ग्राम पंचायतों को वाईफाई सेवा पहुंचाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। कनेक्टिविटी आपकी आएगी डिजिटलाइजेशन से। आपको वाईफाई नेटवर्क से लोग बाहर के बारे में जानेंगे, बहुत डिटेल्ड वे में, बहुत अच्छे से बाहर की चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे जब उनके पास इंटरनेट सर्विस होगा। और ये इंटरनेट सर्विस उनको कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है? ये पीएम वानी सर्विस के थ्रू यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज को पहुँचाया जा रहा है, ताकि वहाँ पे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, स्किल्स हो गए, कौशल हो गए और उनके जीवन की जो आधारशिला है, जो जीवन की शैली है, उसको वहाँ पे बढ़ाने को लेकर के ये सारे स्टेप लिए जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने को लेकर के ये प्रौद्योगिकी का उपयोग पर जोर शोर से यहाँ पे
स्टेप लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो फ़ायदा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन लोगों को फ़ायदा होगा। छात्र को फ़ायदा होगा, किसान को फ़ायदा होगा, कारीगर को फ़ायदा होगा, महिला स्वयं सहायता समूह इस पहल से लाभ प्राप्त करेंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, याद है बहुत बार हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। बहुत अच्छे से इसके बारे में जानिएगा, समझिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। चलिए मुझे बताइए कितने उम्र से कितने उम्र तक की महिला जो है वो इसका हिस्सा बन सकती है, और यहाँ पे कितने लोगों का ये ग्रुप होता है ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा सभी लोग। पीएम वाणी की बात की जा रही है, मैंने अभी बताया ना पीएम वाणी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो पीएम वाणी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है, ये बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इस स्कीम को बेसिकली लॉन्च जो किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा लॉन्च किया गया था, और लॉन्च इसको 2020 में किया गया था। इसका एम क्या है कि रिमोट एरियाज तक यानी गांव-गांव तक हम इंटरनेट सर्विस को पहुंचा सके, उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तरह का ये स्कीम है जो क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है वाईफाई हॉटस्पॉट को, और एक तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन को ये बहुत तेज़ी से मजबूत करता है। और किसी राष्ट्र के खास करके ग्रामीण क्षेत्र के जो एरिया है वहाँ पे इसकी वृद्धि को लेकर के, इसकी शुरुआत करने को लेकर के ये प्रमुख योजना जो है वो ये स्टार्ट किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है पूरे देश में, देखिए इसका लक्ष्य क्या है पूरे देश में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत डिजिटल का संचार करना। देखिए जब इंटरनेट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है अब अपने एरिया के बाहर की चीज़ों को अब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया भर की खबरें आपके सिंगल क्लिक पे आप तक पहुंच जाती होगी। आपको पता चल पाता होगा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। दिल्ली में अभी आप देख सकते हैं 144 धारा लगी हुई है, दिल्ली में किसान का दिल्ली चलो अभियान 2.0 चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये कैसे समझ पा रहे होंगे, ये विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने को लेकर के ये बेसिकली एक योजना है जिसको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ये योजना 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये ध्यान रखिएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्ट करने को लेकर के इसको ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया। दूसरा है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना अभियान की बात कही जा रही है। तो ये वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये खास करके बताया गया है ये जितने भी पंचायती राज संस्थान हैं के निर्वाचित प्रतिनिधित्व जो है उनके क्षमता निर्माण के लिए ये बेसिकली RGSA योजना की शुरुआत की गई है, और इसको कार्यान्वित हेतु मंजूरी भी दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, अप्रूव किया गया 2022-23 में, और इसको 2025-26 तक ये कहा जा रहा है कि जितने भी चयनित जो लोग हैं है ना उनके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, जितने भी चयनित लोग हैं पंचायत में लेकर के उनको ये रिवैम्प किया जाएगा, वापस से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि उनकी कैपेबिलिटी को हम क्या कर सके एक तरह से और बढ़ा सके, उनको डेवलप कर सके। ठीक है, एक तरह से वहाँ पे गवर्नेंस को हम लोग क्या कर सके डेवलप कर सके, उनकी क्षमता को पंचायत की क्षमता को और बढ़ा सके, और जल्दी से जल्दी हम उनकी समस्या को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जो भी एक तरह से जो भी समस्या है प्राथमिक जो है उद्देश्य जो है वो सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए है। सतत विकास लक्ष्य में टोटल कितने लक्ष्य हैं जरा मुझे बताइए तो, कितने लक्ष्य हैं उसी को टारगेट करते हुए यहाँ पे पंचायत को बहुत अच्छे लेवल पे क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि गांव रिमोट एरियाज पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ सकें और उसको बहुत अच्छे से कवर कर सकें, और जो लक्ष्य है उसको बहुत जल्द से जल्द हम उसको अचीव कर सके। इसी के ऊपर यहाँ पे पंचायती राज को यहाँ पे डेवलप करने की बात कही जा रही है। तो ये था पूरा, आई होप स्मार्ट ग्राम पंचायत को लेकर के आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। कहाँ इसको लॉन्च किया गया, बेगूसराय में इसको लॉन्च किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और बेगूसराय में पीएम वाणी को लेकर के भी बात कही जा रही है, और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लेकर के भी बात कही जा रही है। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक फंड यहाँ पे देता है ताकि वहाँ पे जो भी सतत लक्ष्य हैं जो हमारे हैं जिसको जल्द से जल्द हमें कंप्लीट करना है 2030 तक, उसको लेकर के यहाँ पे जो फंड जो दिया जा रहा है वो RGSA के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। आई होप स्मार्ट ग्राम पंचायत से रिलेटेड समझ गए होंगे। ये जो बिहार के अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको समझते हुए चलिएगा, इसको ध्यान रखते हुए चलिएगा। पपरोर जो गाँव है वहाँ के से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो न्यूज़ है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इलीगल कन्वर्जन हो रहे हैं। इलीगल कन्वर्जन मतलब अवैध धर्म परिवर्तन।
ये देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट का ही एक हिस्सा आपका देखने को मिलेगा। चलिए मुझे बताइए, फंडामेंटल राइट में धर्म से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? देखते हैं कितने लोग को पता है। चलिए आगे डिस्कस तो कर ही लेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पे प्लान किया जा रहा है कि हम इसको रोक सकें। जो जो धर्म रूपांतरण हो रहा है, अवैध तरीके से धर्म रूपांतरण हो रहा है, धार्मिक रूपांतरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए कानून लाने की योजना यहाँ पे बनाई जा रही है। तो ये ध्यान रखते चलिएगा, अवैध धर्मांतरण पर रोकने के लिए यहाँ कानून बनेगा। मुख्य बिंदु क्या है, यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको हम रोक सकें। एंटी कन्वर्सन बिल यहाँ पे लाया गया है ताकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल जो है वो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकें। एंटी कन्वर्जन बिल आप देख सकते हैं जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, यानी जिसका जो धर्म है वो उसको एंजॉय कर सके, वो उसको वो उसी में रहे, उसमें संशोधन यहाँ पे किया गया है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, विष्णुदेव साय के द्वारा इसको यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है और इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। ईसाई के जो मिशनरीज हैं वो स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण करा रही हैं। आप देख सकते हैं जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज है वो बेसिकली क्या कर रही हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से वो यहाँ पे धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए ये यहाँ पे जो विधेयक है, धर्म की स्वतंत्रता विधेयक को यहाँ पे लाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने इसकी घोषणा भी की गई है कि बलपूर्वक या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण को यहाँ पे समाप्त किया जाएगा। वही बात यहाँ कही जा रही है, शिक्षा की आड़ में या स्वास्थ्य सेवा की आड़ में यहाँ पे धर्म परिवर्तन को लेकर के ईसाई के जितने भी मिशनरीज हैं, जितने भी लोग हैं, वो बेसिकली इसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगाने को लेकर के बात कही जा रही है विष्णुदेव साय के द्वारा, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देख सकते हैं इस तरह से ईसाई अपने धर्म परिवर्तन के लेकर के कितना तेजी से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात करूँ तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जितने भी नागरिक हमारे भारत में रह रहे हैं उन सभी को अधिकार है कि वो अपने धर्म को लेकर के एंजॉय कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, फ्रीडम कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है, उनको अधिकार दिया गया, पूरी तरह से स्वतंत्र है कि अपने पसंद के धर्म का प्रचार कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। यह अधिकार जो है वो सरकारी हस्तक्षेप के डर के बिना इसे सभी के बीच फैलाने का अवसर भी प्रदान करता है। आप देख सकते हैं, आप इसके बारे में सभी को बता सकते हैं, लेकिन किसी को जबरन फोर्सफुल धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे साफ साफ कही जा रही है, धर्म की स्वतंत्रता वाले जो हमारी मौलिक अधिकार है उसमें ये बातें कही जा रही है। आप राज्य से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका अभ्यास करें। तो आप देख सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को लेकर के दूसरों को बता सकते हैं, आप अपने बारे में सब कुछ समझा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपके जैसे अभी हम लोग बात करें तो बहुत सारे जो हैं सभी के द्वारा यहाँ पे क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है, गुड फ्राइडे क्रिश्चियन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग अभी सरस्वती पूजा हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, फिर मुहर्रम भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ईद सेलिब्रेट किया जाता है। तो सब अपने अपने तरीके से अपने धर्म का जो है वो फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, बनाते हैं, जुलूस वगैरह जो निकलता है निकालते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ये जबरन किसी को किसी की आड़ में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, आप किसी को धर्म परिवर्तन करने को लेकर के आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये साफ साफ यहाँ पे कही जा रही है। तो धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। हम लोग भी तो बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं कि हम लोग अभी आप देख सकते हैं रिसेंट में सरस्वती पूजा गया, सरस्वती पूजा में हर जगह जगह पे सरस्वती जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था, वहाँ पे पूजा की गई थी, आरती की गई थी, सभी लोग को बुलाया भी गया था, लोग आकर के ज्वाइन भी हुए थे, प्रसाद भी पाए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अभ्यास कर सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को जबरन फोर्स नहीं कर सकते हैं धर्म को परिवर्तन करने को लेकर के। देखिए, आर्टिकल से रिलेटेड मेरा वीडियो आपका हर एक शॉर्ट वीडियोस मैं निकाल रहा हूँ, आपको वीडियो के एंड में आपको वहाँ पे आर्टिकल का वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट, तो उसको जाकर के देखिए। हर एक आर्टिकल के बारे में बारीकी से मैं वहाँ पे समझाया हूँ, तो थोड़ा सा उसको कवर कीजिए जितने भी लोग नए हैं। और वहाँ पे अभी तक मैंने 19 अनुच्छेद तक कवर करा दिया है, तो अच्छे से उसको कवर कीजिए ताकि ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो सके। तो यहाँ पे अगर मैं अनुच्छेद पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो धर्म से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 25 से लेकर के 28 तक इसके बारे में बताया गया है। तो 25 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि आप अपने चीज़ों को लेकर के, अपने धर्म को लेकर के वो पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं और धर्म को आप स्वतंत्र रूप से आप अपना सकते हैं, ये आपका पूरा अधिकार है। लेकिन कोई
आप अगर आपका खुद का इच्छा हो अपने धर्म परिवर्तन करने को लेकर के, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लास्ट में उन्होंने अपना धर्म बदल करके बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक उसी तरह से आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने धर्म को परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई आपसे जबरन ये नहीं करवा सकता। ये भी बात हमारे संविधान में कहा जा रहा है। इसके साथ साथ आप धर्म को, इसका प्रचार वगैरह कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ये भी करने का आपको पूरा स्वतंत्रता है, पूरी अधिकार है। ये अनुच्छेद 25 के तहत ये बात कही जा रही है। आप अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ये भी अधिकार हमें हमारे अनुच्छेद 26 के तहत यहाँ पे दिया जा रहा है। या फिर किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता भी निर्धारित की गई। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे दुर्गा पूजा होता है या फिर आप कह सकते हैं सरस्वती पूजा होता है, तो इसमें चंदा कलेक्ट किया जाता है। तो टैक्सेस को लेकर के अगर बात कही जा रही है, तो आपका मन है कि अगर आपको किसी को देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकता कि आपको इतना ही देना है। जो आप जैसे मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे दान पेटी होता है, या फिर कहीं पे भी आप जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, फिर चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो वो आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको जितना देना हो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। कोई जबरन ये नहीं है कि आप मंदिर जाइएगा तो इतना 100 रुपये ही आपको उसमें दान पेटी में डालना, ऐसा कहीं नहीं है। और इसके साथ साथ कोई भी तरह का यहाँ पे टैक्स नहीं देना होता है मंदिर से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के, धर्म से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के। ये सरकार जो है वो अनुच्छेद 27 के तहत ये फ्रीडम धर्म से रिलेटेड लोगों को यहाँ पे दी जाती है। मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये सारे आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से फ्रीडम है कि रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो वो टैक्स नहीं पे करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि अगर साउथ का एक मंदिर है, चलिए देखते हैं कितने लोग को याद है। उसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, एक दरवाजा को खोला गया था तो उसमें बहुत सारे पैसे इतने निकले थे, करोड़ों में वहाँ पे पैसे निकले थे, इतने पैसे निकले थे कि वो मतलब गिनना ही इतना असंभव हो रखा था। तो अभी तो उसका एक दरवाजा खुला था, सोचिए चारों दरवाजे खुल जाए तो फिर क्या ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है, तो यहाँ टैक्स नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। इसके साथ साथ 28 अनुच्छेद जो कहता है वो एक तरह से आपको अधिकार देता है कि आप अपनी धार्मिक जो भी संस्था जो है उसका पूजा आप कर सकते हैं, पूजा में भाग ले सकते हैं, उसका शिक्षा आप दे सकते हैं, ठीक है, अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं, उससे रिलेटेड पूजा कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। ये पूरा अधिकार हमें अनुच्छेद 28 के तहत दिया जाता है। शैक्षणिक संस्थानों में ये बात कही जा रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये बात कही जा रही है, ठीक है। आप अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ों को बता सकते हैं, उससे पूजा से रिलेटेड चीज़ों को बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बता सकते हैं, लेकिन जबरन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके धर्म में परिवर्तन हो सके। तो ये अनुच्छेद 28 के तहत इसको भी हम लोग कवर करेंगे। शॉर्ट आर्टिकल्स का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसी में मैं आपको एक एक करके सारे को बहुत अच्छे से कवर कराता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केसेस है जो आया है, जो बेसिकली जुडिशियल के साथ जो हियरिंग हुई थी, धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड और प्रमुख न्यायिक घोषणा जो की गई है। पहला जो केस आया था 1986 में आया था, ये बिजॉय इमैनुअल और अन्य बनाम केरल राज्य के द्वारा ये केस लड़ा गया था। इस मामले में क्या हुआ था, जो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, 3 बच्चे थे, कहाँ के, जेहुआ के, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था स्कूल से, क्योंकि वो बेसिकली 3 बच्चों को क्यों यहाँ पे निलंबित कर दिया गया, क्योंकि वो नेशनल एंथम नहीं गाए थे। राष्ट्रगान गाने से उन्होंने मना कर दिया था, यह उनके विश्वास के सिद्धांतों के खिलाफ था। तो न्यायालय ने माना कि निष्कासन मौलिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का ये उल्लंघन है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक तरह से क्या है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का ये उल्लंघन है और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी ये एक उल्लंघन है। तो कोर्ट इसको क्या किया था, एक्सपल्सन किया था, ये वायलेशन किया था, ये एक तरह से बात कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे 3 बच्चे को यहाँ पे क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था स्कूल से। ये ध्यान रखिए, क्योंकि राष्ट्रगान उन्होंने नहीं गाया था, इसी को लेकर के बात कही जा रही है। दूसरा जो केस आया था वो 1983 में आया था। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस और आचार्य जगदीश्वर नंद के बीच में, ये कलकत्ता में था। इसमें आनंद मार्ग जो है ये रिलीजन से सेपरेट नहीं है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। न्यायालय ने माना कि आनंद मार्ग एक अलग धर्म नहीं बल्कि एक धार्मिक संप्रदाय है, उसी को लेकर के कहा जा रहा है। एक रिलीजियस डेनोमिनेशन है और सार्वजनिक सड़कों पर तांडव का प्रदर्शन आनंद मार्ग का एक अनिवार्य अभ्यास नहीं है। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये आनंद मार्ग जो है वो अलग धर्म नहीं है, लेकिन पब्लिक स्ट्रीट पर जो तांडव परफॉर्मेंस होता है वो एक तरह से ये हमारे मौलिक अधिकार में के प्रैक्टिस में नहीं आता है, तांडव को परफॉर्म करना। तो ये हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है और इसको यहाँ पे मनाही की गई थी। इस केस का जजमेंट जो थे वो यहीं आया था।
तांडव का प्रदर्शन आनंद मार्ग का एक अनिवार्य अभ्यास नहीं है, ये बात कहा जा रहा है। ये कंपलसरी प्रैक्टिस नहीं है, ये यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, अगला केस जो आया था वो एम इस्माइल फारूकी और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था। ये आपका 1994 में हुआ था। इसमें कोर्ट ने क्या बुलाया था कि मस्जिद में जो प्रैक्टिस होती है वो ज़रूरी नहीं है कि इस्लाम का वो इसेंशियल ज़रूरी प्रैक्टिस हो। ठीक है, जो नमाज जो है वो पढ़ी जाती है वो कहीं पे भी वो पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं, खुले में भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये अधिकार यहाँ पे इसमें इस केस के तहत यहाँ पे बताया गया था न्यायालय के द्वारा कि आप अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो बेसिकली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क करते हैं, तो जब भी नमाज पढ़ने का टाइम आता है तो वहीं पे कहीं पे वो सेपरेट एक जगह इकट्ठा होकर के वहाँ पे वो नमाज पढ़ते हैं। तो ये अब देख सकते हैं एक ऑफर करता है नमाज पढ़े, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ओपन में कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। ये उनके रिलीजन को लेकर के प्रैक्टिस है और ये एक उनके रिलीजन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस केस का रिजल्ट ये आया था। अगला जो केस था राजा बीरा किशोर का था, राजा बिरकिशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का, ये 1964 में आया था। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैलिडिटी है जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 का, उसको चैलेंज किया गया था कि चीज़ों को लेकर के, क्योंकि इसने पूरी मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रावधान इस आधार पर बनाए थे कि अनुच्छेद 26 का उल्लंघन कर रहा है। न्यायालय ने माना कि अधिनियम केवल सेवा पूजा के धर्मनिरपेक्ष पहलू को विनियमित करता है, इसलिए अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी में जो इनैक्ट लाया गया था कि यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस हो रही है वो इस आर्टिकल 26 का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन ऐसा कोर्ट के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। यहाँ पे सेक्युलर धर्म निरपेक्ष की जो प्रैक्टिस हो रही है, सेवा पूजा जो हो रही है, वो किसी भी तरह का कोई भी आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं करता है। ये प्रैक्टिस जो इनके द्वारा की जा रही है, अभ्यास जो किया जा रहा है, जो मैनेज किया जा रहा है धर्म को लेकर के पूरी मंदिर में, पूरी टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, वो किसी भी तरह का 26 अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो उसको वैलिड करार दिया गया था। ये ध्यान रख सकते हैं। तो 1964 में ये रिजल्ट आया था, ये केस आया था। तो उसी से रिलेटेड है ये सारे केसेस, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आई होप ये सारे केसेस आपको क्लियर हुए होंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये भी न्यूज़ आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। नियाद नेलानार यहाँ पे लॉन्च किया गया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं उनके द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि बहुत जल्द नियाद नेलानार जो स्कीम है इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाना है। इससे क्या होगा, इससे जो नक्सल अफेक्टेड जो गांव हैं, जहाँ पे नक्सलवादी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो गांव को बहुत जल्दी से जल्दी बहुत सारी सुविधाएं जो हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो प्रोवाइड करने को लेकर के बात की जा रही है। और जो कल्याणकारी परियोजना है उसको यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसकी योजना बहुत जल्द यहाँ शुरू करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं उनके द्वारा, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द पहुँच सके और यहाँ पे किसी भी तरह से नक्सल अफेक्टेड जो गांव है उसको बहुत जल्दी वापस से डेवलप किया जा सके। ठीक है, गांव को केंद्र में पीएम जनमन कार्यक्रम के समान सुविधा मिलेगी। आप देख सकते हैं सेंटर का जो पीएम जनमन प्रोग्राम है उसके बराबर यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी और एक तरह से प्रमोट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर का, खास करके सामाजिक आर्थिक कल्याण के अंतर्गत। जो पीवीटीजी जो लोग आते हैं, जो जन समुदाय समूह वाले लोग आते हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग आते हैं, तो कमज़ोर तबके के जो लोग आते हैं, वो यहाँ पे उनको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये परियोजना जो है वहाँ पे शुरू की जाएगी। मुझे बताइएगा भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे ये कमज़ोर जनजातीय समूह देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहाँ कितना है वो मुझे बताइएगा, और भारत में टोटल कितने इस तरह के समूह आपको देखने को मिलेंगे, कमज़ोर जनजातीय समूह। पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, देखते कितने लोग इसके बारे में बताते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा ये जो नियाद निलनार है, इसका मतलब क्या होता है, आपका अच्छा गाँव, आपका अच्छा गाँव। इसका अर्थ क्या होता है, नियत निलनार का मतलब है कि आपका अच्छा गाँव या फिर योर गुड विलेज, इसका मतलब हुआ। इसको यहाँ पे डंडामी बोली भी कहा जाता है। दक्षिण बस्तर में बोली जाने वाली भाषा जो कहते हैं डंडामी डायलेक्ट, स्पोकन इन साउथ बस्तर, ये लोकल लैंग्वेज में बोला जा रहा है नियाद निलनार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत जो जो सुविधाएं हैं, जो जो बेनिफिट्स हैं, वो सारे उस गांव में प्रोवाइड किए जाएंगे जो बेसिकली 5 किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ते हैं, बस्तर क्षेत्र से के सिक्योरिटी कैंप से। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं। तो 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांव में सुविधाएं जो हैं वो लाभ प्रदान यहाँ पे किए जाएंगे सुरक्षा शिविरों के। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। बस्तर में 14 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। ये सिविल नई योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता करता है। तो 14 न्यू सिक्योरिटी कैंप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, बस्तर में यहाँ पे सेटअप किया जाएगा और ये कैंप जो है एक तरह से हेल्प करेगा नई योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और 25 जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी नियत निलनार के तहत इन सभी गाँव में, जो बेसिकली नक्सल से अफेक्टेड गाँव यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। जो जो अब इस योजना के तहत क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्हें मिलेंगी, बेसिक एमेनिटीज़ क्या क्या है, जो जो बुनियादी जो ढांचा है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो क्या क्या है जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, इनको फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जितने भी गाँव हैं उनके जितने उस गाँव में जितने भी परिवार रहते हैं उनको उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पे फ्री गैस सिलेंडर यहाँ पे दिया जाएगा, मुफ्त में यहाँ पे निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया जाएगा। निःशुल्क चावल दिया जाएगा, चना, नमक, गुड़, चीनी, राशन कार्ड, सिंचाई पंप, निःशुल्क बिजली, सामुदायिक भवन, आंगनवाड़ी तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ फॉरेस्ट राइट्स भी यहाँ पे मिलेंगे, आंगनवाड़ी कम्युनिटी हॉल्स में मिलेगा। इसके साथ साथ और क्या मिलेगा, और यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलेगा, प्राथमिक विद्यालय देखने को मिलेगा, खेल मैदान देखने को मिलेगा, बैंक, एटीएम, मोबाइल टावर, हेलीपैड आदि का निर्माण भी यहाँ पे कराया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें उज्ज्वला योजना की, अगर हम लोग बात करें तो उज्ज्वला योजना 2.0 जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 ये स्कीम 2021 में लॉन्च किया गया था। चलिए मुझे बताइएगा कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को स्ट्रांग बनाना है, महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है और उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। महिलाओं में अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है। तो बहुत सारे लोग अभी भी सही से वो खाना नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है। अनक्लीन कुकिंग फ्यूल वो यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचता है और उसी को प्रोटेक्ट करने को लेकर के यहाँ पे ये उज्ज्वला योजना लाया गया है। इसमें जो जो युवा बच्चे हैं उनको भी बहुत सारी जो है वो घर के अंदर होने वाली वायु प्रदूषण के कारण गंभीर श्वसन बीमारियों से छोटे बच्चों को बचाना भी है। यानी जो ऑब्वियस सी बात है, जब चूल्हा जो मिट्टी का चूल्हा पे कोयले पे अगर कोई खाना बनता है तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक तरह से उस ईंधन से जलने से के वजह से जो बच्चे होते हैं उस घर में, महिलाएं तो अफेक्ट हो ही रही क्योंकि वो खाना बना रही है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जिसके वजह से उनके सांस को लेकर के बीमारी हो जाती है, तो उसको भी यहाँ पे बचाना है। ये भी यहाँ पे उद्देश्य देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ जो थे वो यहाँ पे थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये उज्ज्वला योजना को लेकर के, नियत निलनार को लेकर के यहाँ पे लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, एक बार वापस से देख लीजिएगा। अवैध धर्मांतरण कानून जो है उस पर रोक लगाने को लेकर के ये न्यूज़ है छत्तीसगढ़ में। और बिहार में आप लोगों ने देख ही लिया, बिहार में यहाँ पे आपका स्मार्ट ग्राम पंचायत जो है उसको लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। ये बेगूसराय में है, बिहार से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर राइटिंग को और स्ट्रॉन्ग करने में, और न्यूज़ जो है वो और अच्छे से कवर होते हुए चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा कुछ शॉर्ट हो रहा है, थोड़ा सा इसको वीडियो को लंबा करने का मैं प्लान कर रहा हूँ और न्यूज़ जो है उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेडी रहिएगा। आप लोगों का क्या सजेशन है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप न्यूज़ जो है वो कितना तक हम लोग इसको कवर कर सकें। ठीक है, ताकि ये ड्यूरेशन आपका बढ़ सके और ज़्यादा ज़्यादा न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट वाला और अच्छे से और न्यूज़ को मैं ऐड करके आपको कवर करा सकूँ। थोड़ा सा इसके बारे में अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो नए हैं वो वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पे आपको सारे वीडियो के लिंक आपको मिलते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।